वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुशर्रफ गद्दारी केस की और आज जो फैसला है उस हवाले से बजाय इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, रूमी साहब हमारे साथ स्काइप कॉलर हैं, अमार अली खान, उनसे जानेंगे कि उनका सवाल क्या है। अमार, वेलकम टू द शो। और रूमी साहब से आप क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। मैं पूछना चाह रहा था कि जो हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, हाल ही में सदर ओबामा ने अपनी तकरीर में जो अंदिया दिया है कि हम ड्रोन अटैक्स नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने अपनी अफवाज जो है अफगानिस्तान में रहने का अंदिया भी दिया है, तो आप समझते हैं कि सब सारा प्री प्लान है और हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, जबकि हमारे बहुत शुक्रिया अमार, आपने हमसे सवाल किया है, आपके सवाल का जवाब भी हम देंगे। रूमी साहब, ये कुल हमारा अगला टॉपिक भी यही है, लेकिन इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जो मुशर्रफ गद्दारी केस का फैसला आया है, तो वकला की तरफ से जब भी फैसला आता है बार बार ये कह दिया जाता है मुशर्रफ के वकला की जानिब से कि हमें सुने बगैर फैसला दिया गया है। आपको लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल से इंतकामी कार्रवाई का जाहिरी बात है। अगर पाकिस्तान की जो तारीख रही है बहुत तल्ख तारीख रही है, ये सिर्फ मुशर्रफ ट्रायल की बात नहीं है। आप देख लें कि हाई प्रोफाइल केसेस हुए, जब नवाज शरीफ साहब खुद मुशर्रफ के दौर पर में उनके ऊपर तरह तरह के संगीन इल्जामात लगाए गए और क्या क्या सजाएं हुई, उम्र कैद और ये और वो और दहशतगर्दी की दफात में, और फिर वो उनको माफ किया गया, वो बाहर चले गए, पार्डन मिला उनको मुशर्रफ की तरफ से। तो ये हर बार जो सियासी मुखालिफ होता है या हरीफ होता है उसके वो ये कंप्लेन करता है कि जी मेरे मुखालिफ ने मुझ पर ये पूरे के पूरे अदालती स्टिपुलेट करके सख्त किस्म की पनिशमेंट ठहलवाई हैं। मुशर्रफ साहब के वकीला का भी यही कहना है। और यहां पर तो एक वाकया बहुत मजेदार है, वो ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है जो कि जनरल मुशर्रफ के विक्टिम रहे थे, यानी उन्होंने निकाला था। दूसरी जानिब अदालतें हैं वो भी मुशर्रफ की विक्टिम रही हैं, उनको भी चीफ जस्टिस को फारिग किया, जजों को एक नजरबंद किया। शायद इसीलिए लोग बार बार कहते हैं कि अदालतें जो हैं वो अब आजाद नहीं रही। नहीं, वो अदालतें देखिए नहीं, अब तो बिल्कुल आजाद हैं, मगर इसीलिए अदालतों को भी और मियां नवाज शरीफ को भी एक्स्ट्रा माइल जाकर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि कहीं से कोई शुबा ना लगे कि इतना सा भी रत्ती भर भी कोई मुंतकिम मिजाजी का कोई वो हो रहा है, मजहर हो रहा है, कोई इजहार हो रहा है। और इसलिए मेरे ख्याल से ये केस जो है ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम है और ये केस इन इदारों की साख लेजिटिमेसी के लिए भी जरूरी है कि कोई बेइंसाफी ना हो। अच्छा जनाब, आज जो कोऑर्डिनेटर हैं मुज़ाकराती टीम के इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये अपना काम आगे बढ़ा रही है? आने वाले दिनों में, चंद दिनों में हमें क्या ऐसी पेशरफ्त सामने आ सकती है जो हम देख सकेंगे? जी देखिए, मुज़ाकराती जो कमेटी कायम की वज़ीर आज़म साहब ने, 4 मेंबर कमेटी है। अभी तक उसके ऊपर एक तरफ तो हमारे जो तबसरा निगार हैं, मुबस्सिरीन हैं, एनालिस्ट हैं, वो तो जरा सस्पिशियस हैं, मगर बाय एंड लार्ज इसका खैर मकदम किया गया। अगर आप सारी जमातें देखें, इमरान खान साहब की जमात, पीपीपी, दीगर जमातों ने कहा कि अच्छी बात है कि अब बाकायदा वजीर आजम ने एक इंटरेस्ट लेकर, देखिए ना, इससे पहले 5-6 महीने तो यूं लग रहा था कि मियां साहब जो है वो मतलब वो बातें तो बहुत कर रहे थे मगर वो कोई एक्शन नहीं दिखाई देता कि टॉक्स करनी है, मुलाकात करनी है। तो बाकायदा बढ़ाएंगे। लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, शहरयार साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। शहरयार, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं रजा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इस नए शो शुरू करने पर, और बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ हैं इस नए के नए में कामयाब हो। दूसरा, मैं ये कहना, मेरा ये ओपिनियन था इस जो तालिबान के मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, कि एक तो मुझे मेरा ज़ाती ख्याल ये कि हमारी हुकूमत जो है कौम को मजीद कंफ्यूज किए जा रही है। एक तरफ हम मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं कि हाँ जी वो लोग सोच रहे हैं कैसे करेंगे नहीं करेंगे, फिर कल को कमेटी बन जाती है, उसमें अजीब तरह के लोग उसमें शामिल हैं। थैंक यू सो मच शहरयार साहब, शुक्रिया कि आपने हमें अभी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो कमेटी की बात वो भी कर रहे हैं कि इसमें तरह तरह के लोग, बिल्कुल तरह तरह के लोग हैं, और जो हमें पहले स्काइप कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था एस्टोनिया से गालिबन, और वो भी ये कह रहे थे कि ये जो टीम है इसकी क्या आगे क्या पेशरफ्त होगी। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक एक्टिविटी, मूवमेंट दिखाई दे रही है, कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो एक तातुल का शिकार था ना कि
कुछ हो ही नहीं रहा। लोग कह रहे जी मुज़ाकरात कहाँ है, मुज़ाकरात कितने ने मुज़ाकरात, ऑपरेशन कहाँ है, क्या है, अच्छा प्लान कर दिया एग्जैक्टली। तो अब आज जो बात हुई है उससे ये साबित होता है कि अब मियां साहब खुद इसमें जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, और मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि कम से कम इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट तो करें। हाँ, उन्होंने कमेटी को मुकम्मल बाइख्तियार भी बना दिया और मैंडेट भी दे दिया, तो मैंडेट क्या हो सकता है? देखिए मैंडेट तो यही होगा ना कि वो जाकर आगे बातचीत करेंगे, वो शराइत का तयन होगा कि किन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे, क्या और किन मकासद के लिए मुज़ाकरात होंगे। मगर जो मुझे इसमें मसला दिखाई दे रहा है कि टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं आ रहा। आपको टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है कि आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। अजीज अहमद ने कराची से हमें ज्वाइन किया है, उनका भी सवाल ले लेते हैं, शामिल करेंगे। अजीज अहमद, आपको गुफ्तगू में आप अपना सवाल दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अजीज अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। जनाब देखिए मसला ये है कि जो अदालतें लगी हैं, खसूसी अदालतें परवेज मुशर्रफ के लिए, ये तो बड़े लोगों की बातें होती हैं कि गरीबों की भी अदालतें सुनती हैं, कमजोरों की भी सुनती हैं, आम आदमी की भी सुनती हैं, आम आदमी के साथ इंसाफ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजीज, आपने हमें ज्वाइन किया। अजीज का सवाल भी है, तो आप बताइए कि ये कमेटी हम कायम कर सकेगी? देखिए ये कमेटी जो है, हमारी तो नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान में अमन आ जाए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पख्तून बहन भाई जो कि पिछले कितने 10-12 सालों से कुर्बानी की भेंट चढ़ रहे हैं, मासूम बच्चे, मासूम औरतें, निहत्ते सिविलियंस, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है, दुआ करता है कि ये थमे, ये वायलेंस का ये जो दहशत गर्दी का सिलसिला ये बंद हो। अगर कुछ लेने देने से कोई बातचीत हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और हुकूमत का ये फर्ज है। ये देखिए ना, ये तो एक तरीका कार है, एक मीन्स है, मुज़ाकरात जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे आगे हम रहीम यार खान की आवाज को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। अब्दुल बासित हैं हमारे साथ। अब्दुल बासित, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम सबसे पहले तो मैं आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम पेश करूंगा। उसके बाद मेरा सवाल यह है कि अब तो हम जनरल मुशर्रफ साहब को तो लेके बैठे हुए हैं सारे, लेकिन उनकी आवाज में आवाज मिलाने वालों का तो किसी ने नहीं पूछा। उनके अगर काम दौर में देखा जाए तो ये गरीब आवाम की जो आवाज थी सुनी जाती थी, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उन्होंने काम बहुत से थोड़े से नेगेटिव भी किए। लेकिन सलाह की तौर पर देखा जाए तो बहुत से नेगेटिव जो जमहूरी हुकूमतों ने नहीं किए वो फौजी हुकूमत में हुए हैं। हम उनके काम को नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? आइन ने थोड़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित जनाब, बहुत से हामी भी हैं। बासित साहब ने, देखिए बासित साहब आपकी बात तो मैंने पहले ही कह दी है कि आइन में आर्टिकल 6 जो है उसकी शिक नंबर 2 उसके मुताबिक 3 ऐसे कैटेगरीज के लोग हैं, एडर्स, अबेटर्स, कोलैबोरेटर्स। अब इसका तर्जुमा अगर मैं मोटा मोटा कर दूं कि जो मावनीन होते हैं या जो साथी होते हैं, हम नवा होते हैं, एक गैर आईनी इकदाम के को आगे बढ़ाने में या अमल आवाम को तरक्की देते हैं, खुशहाली लेकर आते हैं। देखिए वो ये जो 3 कैटेगरीज है ना, एडर्स, अबेटर्स, कोलैबोरेटर्स, ये गैर आईनी इकदाम जो है वो अकेला आदमी नहीं करता, उसकी टीम होती है। तो ये बासित साहब भी वही बात कह रहे हैं कि जी उनका क्या होगा, और हम भी यही कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने मुकम्मल इंसाफ करना है, क्योंकि आइन में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात की जामिन है कि कंप्लीट जस्टिस किया जाए, यानी मुकम्मल इंसाफ। तो मुकम्मल इंसाफ का तकाजा यह है कि जो लोग उनके साथ है, सिविलियन हो, फौजी हो, दूसरे हो, उनको भी सजा दी जाए, जो भी फैसला हो सब मुसावी होना चाहिए। हो या तो बात की बात है, जवाबदेही तो हो ना, पहले वो आगे एक्सप्लेन तो करें कि क्यों साथ दे रहे थे मुशर्रफ साहब का। वो अब्दुल माविया है हमारे साथ लाहौर से। अब्दुल माविया, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तो बना दी गई है, और जैसे तालिबान अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि पाकिस्तान में शरीयत को नाफिज किया जाए, तो क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है या गवर्नमेंट ये स्टेप ले? बहुत शुक्रिया अब्दुल माविया, क्वेश्चन का वाकई गवर्नमेंट इस पोजीशन में है। देखिए यही हम आप कमेटी के मैंडेट की बात कर रही थी कि उनको क्या मैंडेट और क्या इख्तियार दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि उस कमेटी के पास ये इख्तियार तो है कि वो तालिबान की शराइत को सामने लाए, गवर्नमेंट की शराइत को पेश करे तालिबान के सामने, और फिर वो मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले। मगर अगर ये शर्त होगी कि आईने पाकिस्तान को मनसूख कर दिया जाए या उसको निकाल दिया जाए, तो वो इस कमेटी के मैंडेट में नहीं है, बल्कि वो मियां साहब के मैंडेट में नहीं है, वो पार्लियामेंट के मैंडेट में नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है, ये अदालतें जो है, हमारे इदारे, वो
آئین کی تخلیق ہے، آئین کی مخلوق ہے، کریچرز ہیں، اور وہ جو کریچرز ہیں وہ اپنے خالق یعنی کانسٹیٹیوشن کو تو نہیں ختم کر سکتی. رہی بات شریعت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو آلریڈی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے آئین میں کئی دفعات ہیں جو کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے مددگار ہے، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں پاکستان میں بنے گا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. بالکل، ہم اس سے مذاکراتی کمیٹی کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارا ساتھ دیجیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے. جناب، آج ایک امریکی سفیر کا رچرڈ اولسن کا بھی بیان آیا ہے. بہت معنی خیز بیان انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت کے لیے جو بھی کرے گا ہم مداخلت نہیں کریں گے. لگتا ہے کہ اس بار امریکہ سنجیدہ ہوگا. دیکھیے، امریکہ بالکل سنجیدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں استحکام رہے، کیونکہ وہاں سے ان کی فوجوں کا انخلا ہونا ہے، اربوں ڈالر کا اکوپمنٹ وہاں سے نکلنا ہے. ان کو اگلے 1-2 سال میں بالکل یہاں پہ کوئی اور وہ نہیں چاہیے قتل و غارت. اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ ایک کھربوں روپیہ خرچ کے ایک ناکام جنگ کے بعد وہاں سے جا رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں پیچھے کچھ نہ کچھ تو اسٹیبلٹی چھوڑ کے جائیں. اب وہ خود بھی طالبان جو افغان طالبان ہیں ان سے مذاکرات کے خواہاں ہیں، اور اگر پاکستانی حکومت بھی یہ کر رہی ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان سے بات چیت کر رہی ہے، تو وہ بھی مطلب ایک بالکل کمپیٹیبل پالیسی ہے. وہ اور بات ہے کہ امریکہ تو وہاں سے جائے گا، نکل جائے گا، ہم تو یہیں پر ہیں. تو اس لیے یہاں پر بات جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری یہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں استحکام رہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے، اس کے پاس ایٹمی توانائی، ایٹمی جوہری ہتھیار ہیں، اور اگر یہاں پہ عدم استحکام ہوگا تو یقیناً پاکستان خود بھی خطرے میں ہوگا اور یہ خطہ بھی خطرے میں ہوگا، دنیا خطرے میں ہوگی. اس لیے ہر ایک کا انٹرسٹ، ہمارے یہاں سازش کا ایک جو ہے نا انبار ہے کہ جی امریکہ بھی ہمیں تباہ کرنا چاہ رہا ہے، فلانا بھی تباہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکل کر یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مفادات کا سوچنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ پرانے زمانے گئے کہ ملکوں کو توڑنا اور یہ وہ، اب معاشی جنگ ہوتی ہے. آپ کسی کو معاشی طور پر غلام بنا لیں وہی بات ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں گجر خان سے کیا ہے ایک اسکائپ کالر نے حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. حمزہ، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام حمزہ صاحب. سر میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو پرویز مشرف کے خلاف جو آج یہ فیصلہ آیا ہے اس پر عمل درآمد بھی ہوگا کہ نہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر جب حکومت راضی تو ہو گئی ہے مذاکرات کے لیے، تو بہت شکریہ حمزہ. حکومت راضی تو ہو گئی ہے، بالکل مذاکرات کی پیش رفت بھی کر رہی ہے. بالکل کہ حکومت تو راضی ہوگی اور امریکہ جو ہے وہ راضی. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے آپ یہ یاد رکھیے کہ نہ وہ ہمارا دشمن ہے نہ وہ ہمارا دوست ہے. اس کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں. ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جیسے کہ دنیا کے عقل مند باشعور قومیں جو ہے وہ یہی کرتی ہیں. اچھا، آج ایک اور بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم نواز شریف جو تھرکول منصوبے کے افتتاح کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے اور بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے دونوں سیاسی قائدین کے درمیان. اور نواز شریف نے بھی یہ کہا کہ ہم اب آپس کی سیاست، آپس کے مفادات کو ختم کر کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. دوسری جانب عمران خان کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں مکمکاؤ کی سیاست چل رہی ہے. عملی مظاہرہ بھی ہے آج. عملی مظاہرہ دیکھیے، یہ پہلے سے عمران خان صاحب کی یہی جو پی ٹی آئی کا جو ساری ایولیوشن ہوئی ہے، اس کی جو مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ اسی جو اس کا نعرہ یہی تھا کہ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں یہ ہم ان کو آزما چکے ہیں اور یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ہی ڈائنیسٹک ہے، کرپٹ ہے، یہ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین جماعت ہے، وہ پاکستان میں تبدیلی لائے گی. تو یہ دیکھیے، یہ مکمکا کی جہاں تک بات ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1990 میں پی 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 اور مسلم لیگ جو اس وقت تو نواز گروپ نہیں تھا، بعد میں وہ بنا پی ایم ایل ای ہوتی تھی، وہ آپس میں لڑ کے انہوں نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا. کبھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک کے خلاف سازش کر رہا ہے، کبھی دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، باریاں لگ رہی ہیں. اور آپ یقین جانیے اس 10 سالوں میں
9 बार गवर्नमेंट्स बदली, अगर निगरान वज़ीर आज़म को भी शामिल करें तो 9 प्राइम मिनिस्टर्स रहे, यानी कि आप कैसे कोई पॉलिसी बना सकते हैं, आप कैसे कुछ अवाम को दे सकते हैं, आप मुल्क को आगे कैसे चला सकते हैं, क्योंकि आपने जमहूरियत की खुद जो है ना गाड़ी को खराब किया। मगर इससे इंपॉर्टेंट जो बात है, मुकमुका की बात तो अलग है, वो ये है कि ये थर्कोल का जो मंसूबा है ये बहुत अहम है हमारे तवानाई के बहरान के लिए। देखिए इस वक्त मुल्क में 2500 मेगावाट के करीब शॉर्टफॉल है, कमी है बिजली में, और जब तक हम उसको नहीं भरेंगे तो हमारे कारखाने कैसे चलेंगे, आपके और हमारे घर में बिजली कैसे आएगी, और दीगर इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, और रोजगार उससे मुतासिर होता है, पूरी मईशत उससे मुतासिर होती है। हमारी जो माहिर माशियात हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तान सालाना तौर पर 2 या 3% जीडीपी लूज कर रहा है पिछले ये जो 7-8 साल से लोड शेडिंग का ये सिलसिला चल पड़ा है। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ज्वाइन किया है लाड़काना से तवक्कल, वेलकम टू द शो, और बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं तो जी रूमी साहब ना रजा साहब ने सवाल करना चाहना वा। जी करो जी। परवेज मुशर्रफ एक कला मुजरम है इस पाकिस्तान का जिन्हों इनकी सजा मिलती थी, तो एक बहुत शुक्रिया तवक्कुल, हम इससे पहले भी इससे बात चुके हैं कि वो अकेले ही हमारे नहीं है। तो साहब हम बात करें थरकोल मंसूबे, मैं उससे पहले की कह दूं तवक्कुल साहब नहीं बिल्कुल असी ਇਹੋ ही गल कह चुके हैं, वो कला नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे लोग सन, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ होना चाहिए कुछ सारे कटहरे लेके आवांगे। इससे पहले कि मतलब हम बात कर रहे हैं थरकोल मंसूबे की, आज नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम जो मुफाहमत की सियासत है उसको खत्म कर रहे हैं, और बहुत से उन्होंने ऐसे लोगों को भी पैगाम दिया है कि वो भी हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के राह में जो हायल रुकावटें हैं उनको खत्म करें। अब आपको लगता है कि हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है कि वाकई पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा और जो तवानाई का बहरान है वो खत्म हो जाएगा? आप शायद आपका इशारा इसकी तरफ है कि जो मियां साहब ने भी तकरीर में कहा कि वो लोग जो अभी तक अपनी सियासत चमका रहे हैं उनको भी पैगाम दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने इमरान खान साहब को कहा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सियासत जरा जारहाना है, थोड़ी कॉन्फ्रंटेशनल है। मियां साहब को उन्होंने काफी कैंपेन में भी रगड़ा है, अभी बाद में भी उन्होंने नाक में दम कर रखा है। अच्छा, और इसलिए तो मियां साहब ने ये पैगाम भेज दिया, और मेरे ख्याल से ये बात मियां साहब ने एक मुदब्बराना बात की है। देखिए वो भी हालात की भट्टी से गुजर चुके हैं, वजीर आज़म रहे 2 बार, वजीर आज़म रहे 2 बार, डिसमिस हुए, मुख्तलिफ उनके झगड़े हुए, एग्जाइल में गए। उन्होंने बहुत सीखा है कि ये जो मखासमत की और मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत होती है उससे कुछ हासिल नहीं होता। आपको जमहूरियत में किसी न किसी पॉइंट पर मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। अभी देखिए मुल्क में 2-3 बड़े मसले हैं, दहशतगर्दी, एनर्जी यानी कि तवानाई, बिजली, गैस, ये वो, इस पर सब पार्टियों का इत्तेफाक होना चाहिए। माशी तरक्की के ऊपर जो और बाकी इस्लाहात का एजेंडा जो है पाकिस्तान में, जिसकी बिना पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वहां पे सब पार्टियों का हम आवाज और एक मेज पर बैठना जरूरी है, वरना तब्दीली नहीं आ सकती। कोई एक पार्टी पाकिस्तान में इस काबिल नहीं है कि अपने तई वो मुल्क की तकदीर बदल दे। बिल्कुल, आज वजीर आजम साहब ने भी इस बात का जो है वो ऐलान भी किया था कि अगर बलूचिस्तान तरक्की करता है तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है, और कोई एक जमात जो है वो मिलकर किसी भी एक मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकती है। बलूचिस्तान से मुझे याद आया कि हमारे वो स्काइप कॉलर थी, वो गालिबन सिडनी से थी, जिन्होंने बलूचिस्तान में वो कहा कि इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ। देखिए वाकया ये है कि वहां सूबाई हुकूमत ने भी इस चीज को एडमिट किया है कि वहां पर ऐसी खबरें जो है वो मिली हैं। अब इसकी फुल स्केल इंक्वायरी होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, उनको चाहिए कि इसकी भरपूर इंक्वायरी करें और जो भी लोग इसके मुलव्विस हैं उनको किरदार तक पहुंचाएं। शेरदिल ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, उनका सवाल लेंगे। शेरदिल बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये कि शो बहुत अच्छा जा रहा है रजा, थैंक यू, फैंटास्टिक, डूइंग ग्रेट जॉब। और सवाल मेरा ये है कि आप तो एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का मसला है, और अगर जहां तक बात हो नॉर्थ वजीरिस्तान की, तो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उम्मीद है कि कामयाब हों। लेकिन बलूचिस्तान में भी आपको पता है इंसर्जेंसी मौजूद है। बलूचिस्तान के हवाले से क्या ऑपरेशन का ही फैसला किया गया या मुज़ाकरात की बात हो सकती है? ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मेरे ख्याल से अगर आप हमारी गवर्नमेंट और हमारा पब्लिक ओपिनियन
तालिबान से बात करने के लिए तैयार है और उनको ऑलिव ब्रांच पेश की है, तो फिर अपने बलोच बहन भाइयों से बात करने में क्या हरज है? उनको एक बेसू, वो तो हमारा हिस्सा है, हम हमारे पाकिस्तानी हैं, और उनके साथ जो उनका एहसास महरूमी है वो दूर किया जा सकता है आइन के अंदर रहते हुए। आपने अगर आइन को अमेंड करना कीजिए, उनको और माशी हकूक देने दीजिए, नौकरियां देनी है, तरक्की करनी है, वहां पर जो है उनको एक मेज पर लाके जो नाराज बलोच रहनुमा है, और ये जो हमारे मालिक डॉक्टर मालिक इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान है, मियां साहब का बहुत दानिशमंदाना ये फैसला है कि उन्होंने हुकूमत उनके हवाले की है, मगर उनको एम्पावर भी करना है, उनको मजीद ताकत और उनको मजीद इख्तियारात मिलने चाहिए कि वो बलोच नाराज रहनुमा जो है उनसे बातचीत करें, उनको मेज पे लाएं, और हम अपने बलोच बहन भाइयों को अपने से जुदा ना होने दें, क्योंकि उसकी वजह यह कि उनके बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। इस वक्त वहां पर जो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है ना, ऑपरेशन भी जारी है, ये भी हो रहा है, रोजाना दोनों तरफ से वो इल्जाम आते हैं, इसको अब थमना चाहिए। हमारी तरक्की इसमें मुज़बिर है कि पाकिस्तान की चारों इकाइयां और दीगर टेरिटरीज मिलजुल के एक फेडरल फ्रेमवर्क में रहे और लोकल लेवल पर सबको अपने हुकूक, माशी, समाजी, सियासी मुकम्मल तौर पर फराहम हो। और भी बहुत से सवालात हैं जो कि आपके जहनों में उठ रहे हैं, तमाम सवालात के जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हर पल खबर में रखो, हर पल रखना हाल बता, शहर हो या गाँव, गली या मोहल्ले, यूं चले क्या इनकी दुनिया तो बदले, इनकी दुनिया तो सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि ट्विटर, व्हाट्सएप और विकिपीडिया मुफ्त चलाना है तो बस एक कोड ही तो मिलाना है। अभी *114*5# मिलाएं और बल्ले बल्ले करते जाएं। यूं चले क्या इनकी दुनिया तो मोबलिंग, हर दिल हर दिन। एरियल ही देता है पाकिस्तान भर में दागों की बेहतरीन सफाई, एक ही धुलाई में। एरियल, एक धुलाई, दागों की बेहतरीन सफाई। हल्दी ना कनरी बाला अलीपुर हो, लाहौर कराची या गाँव कोई दूर हो, जब जहाँ जैसे अब आप चाहे, टाइम पे भिजवाए पैसे, टाइम पे मंगवाए। अब टाइम पे के 25,000 एजेंट्स और मुल्क भर के 700 शहरों में तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क। टाइम पे भिजवाए पैसे, टाइम पे अस्करी बैंक और जोंग के एतमाद के साथ। सेफगार्ड है पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस, और माओ की सेफगार्ड मेरी भी नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये 99.9% तक जरासीम का सफाया करता है। मेरी नंबर 1 चॉइस थी सेफगार्ड, इसी ने तो आलिया को हाथ धोना सिखाया है। हमारे डॉक्टर ने रेकमेंड किया सेफगार्ड, तो अब मेरी भी नंबर 1 चॉइस। सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की माओ की नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल चॉइस। आराम से पानी दो, ये ले। सर, ये ऐसे नहीं उठेगा, झटका दे। ये ले। सर, इसे और बड़ी झटके की जरूरत है। सर, किसी असली डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं। गुड आइडिया, कॉल मिलाओ। मेरे फोन से कॉल महंगी। मेरे फोन की बैटरी लो और रेट बहुत हाई है। नहीं सर, मेरे यू फोन से कॉल सिर्फ 90 पैसे फी मिनट है। 90 पैसे पूरा मिनट? इतना सस्ता कॉल रेट? लगाना झटका सस्ते रेट का, यानी अब रात 12 से अगली शाम 5 बजे तक यूफोन सुपर सस्ता पैकेज से कॉल सिर्फ 90 पैसे में पूरा मिनट, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर बगैर डेली चार्जेस के। पैकेज के लिए अभी *5678# मिलाएं। यूफोन से बच गए तुम नहीं, मेरे पैसे। सर, इसकी रिपोर्ट भी हमारी डिग्री की तरह लग रही है, जाली। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और भी बहुत अहम इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। कल मोइंजोदड़ो में सिंध फेस्टिवल का आगाज हो रहा है, इसका नुकसान होगा, फायदा होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो का पॉलिटिकल स्टंट भी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल तो इसमें बिल्कुल एंगल है, सियासत है, मगर स्टंट कहना स्टंट से जरा मनफी तासुर मिलता है, यानी कि शोबदाबाजी हो रही है। देखिए,
کچھ جو مخالفین ہیں PPP کے وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ شعبدہ بازی ہے. PTI نے آلریڈی یہ بات ان کے بہت سارے اگر آپ سوشل میڈیا پہ اٹھائیں تو اس کے اوپر پہلے دن سے مسئلہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کیوں ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کیوں پیسے دے رہی ہے, سپر مین کی وہ لوگوں کیوں لگا لیا ہے, چوری کر لیا ہے. اب موئنجو داڑو کے خطرے کی بات جو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھ رہی تھی, ہم اس میں بھی بات کرتے ہیں. بھائی دیکھیے, اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو انتہا پسندی کا رجحان ہے, جو ہماری سوچ کے پچھلے 30-40 سال سے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو ایک ایسا تخلیق کر دیا, ایسا چینج کر دیا کہ ہماری جو اقدار تھیں رواداری کی, برداشت کی, آپس میں یگانگت کی, جو ہماری ویلیوز ہیں, کیونکہ دیکھیے ہم ایک مختلف اکائیوں پر مشتمل ایک ملک ہے, یہاں پر بہت زیادہ پلورلزم یا تنوع ہے جسے کہتے ہیں ہم اردو میں, اور اس کو ہماری مختلف ثقافت جو ہماری ثقافت ہے وہی بچا سکتی ہے. یہ جو پاکستان میں انتہا پسندی کا ایک طوفان ہے. اچھا, اسی حوالے سے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمیں ایک ای میل بھی موصول ہوئی ہے جو کہ ہمیں رابعہ حسن نے کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب رضا رومی صاحب, کل آپ کو ایکسپریس پہ دیکھا, بہت اچھا لگا, لیکن انہوں نے بہت چپتا ہوا سوال کیا کہ رومی صاحب یہ ٹیم ہم عوام کی ترجمانی نہیں کرتی ہے. مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے غالباً انہوں نے بات کی, طالبان سے مذاکرات, بالکل ترجمانی نہیں کر رہی ہے, ترجمانی آپ کریں ہماری. دیکھیے یہ بات یہ کہ ہم ترجمانی میں ہم صرف ان کی آواز پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے کہ میڈیا میں اب یہ رجحان ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی عوام کے نمائندے ہیں, چونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں. اس روش سے بھی تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ عوام کے نمائندے بالآخر منتخب نمائندے ہی ہوتے ہیں, مگر ہم ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں, جو عوام کے کنسرنز ہیں, ان کو آگے پہنچاتے ہیں. تو جناب آپ کی مذاکراتی ٹیم پر خدشات جو ہے وہ بالکل پہنچا دیے گئے ہیں, اور آپ کو ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ یہ مذاکراتی ٹیم کوئی نہ کوئی ہمارے لیے امن کا رستہ نکالے. ہم نے جوائن کیا ہے کاشف نے گجرات سے, ہم ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. کاشف, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی یہ جو آپ نے آن لائن سسٹم رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے آپ تک آواز پہنچ سکتی ہے, شکریہ, اور آپ ہماری آواز کو آگے پہنچا سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ جو مشرف کے ڈکٹیٹر کہنے کی بار بار یہی باتیں سننے پہ آ رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ جو حکمران ہیں اس سب سے بڑے ڈکٹیٹر وہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ کاشف, آپ آن کریں, اور بڑی چپتی ہوئی بات کی ہے. ہاں, دیکھا سے کاشف صاحب یہی بات ہے کہ آپ کو جلد مایوس نہیں ہونا چاہیے, حکمرانوں سے وقت دینا چاہیے. ابھی تو اس منتخب گورنمنٹ کو آئے ہوئے بمشکل 7 ماہ ہوئے ہیں. آپ ان کو, اور جس طرح کے پاکستان میں مسائل کا ایک مسائلستان ہے, پاکستان نہیں ہے اس وقت, اور ان کو وقت دینا چاہیے. اور ایک سال کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی سمت کہاں پہ جا رہی ہے. مگر یہ بات سچ ہے کہ لوگ تنگ بہت ہیں, اس کا آپ کو جو ہے نا احساس ہو جاتا ہے جب یہ لائیو کالز آتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, سر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, اسی لیے لوگ تنگ ہیں نا. یہی بات ہے, بالکل. تو اب بات ہم کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی اور موئنجو داڑو میں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ موئنجو داڑو ہماری 5000 سال کی شاندار تاریخ کا امین ہے. موئنجو داڑو ہڑپا پنجاب میں اور مہر گڑھ بلوچستان میں یہ انڈس ویلی سیولائزیشن کے نشانات ہیں. یہ دیکھیں ہم آج سے 5000 سال پہلے, جبکہ باقی دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا, ہم کہیں زیادہ ترقی کر چکے تھے, ہمارے باقاعدہ شہر آباد تھے, اور یہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. مجھے یہ البتہ درخواست ہے سندھ حکومت سے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو سندھ فیسٹیول ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. بلاول بھٹو. بالکل. ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن آپ کے سوالات کے چپتے ہوئے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم کل بھی حاضر ہوں گے. آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا live.express.pk. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.